दोस्तों नमस्कार। इस देश की जनता से पूछिए, वह हर सत्ता को अपराधी करार देने में ज्यादा वक्त जायर नहीं करेगी। और जनता जब अपनी बात को कहेगी तो उस दायरे में लोकतंत्र का जिक्र भी होगा और संविधान का भी जिक्र होगा। क्योंकि इस देश की जनता को पता है, जो सत्ता में आता है वो लोकतंत्र को लेकर अपनी परिभाषा गढ़ता है। जो सत्ता में आता है उसके लिए कानून जो संविधान द्वारा दिए गए हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा सत्ता की ताकत होती है और वही कानून में तब्दील हो जाता है। और यह भी सच है कि सत्ता में बैठे हुए नेताओं के आगे पीछे जनता इसलिए कहीं डोलती है और कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण के आश्रय जनता को अपने पीछे इसलिए राजनीतिक सत्ताएं खड़ा कर लेती हैं क्योंकि वह संविधान के द्वारा जो हक जनता को मिलना चाहिए बीते 75 बरस में मिला नहीं है। राजनीतिक तौर तरीके जनता के अनुकूल खुद को खड़ा करके संविधान संशोधन का मसला हो या फिर संविधान के आश्रय खुद को लोकतांत्रिक बताने की प्रक्रिया हो, सब कुछ सही सत्ता अक्सर बतलाती है, नेता अक्सर बतलाता है, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। लेकिन जनता के मिजाज को क्या वाकई इस देश के भीतर किसी ने समझा? और संविधान को लेकर क्या वाकई कोई सवाल यह कह पाया कि दरसिया इस देश में राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से संसद के भीतर राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे के हर पन्ने को खोलते चले जाते हैं। हमें लगता है आज जिक्र राहुल गांधी का हाथ में मनुस्मृति लेना शायद एक बड़ी घटना है। हमें लगता है इस दौर में नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी तक, यानी नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सभी को एक साथ लपेटे में लेकर प्रधानमंत्री ने जो सीधा हमला संविधान को ढाल बनाकर किया वह भी गौरतलब है। यानी एक तरफ मनुस्मृति राहुल गांधी के हाथ में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ढाल बनाया संविधान को। इन दो परिस्थितियों के बीच आज आप खड़े हों उससे पहले हमें यह भी लगता है आज आपको वाकई बाबा साहब अंबेडकर को याद करना चाहिए और उनके लिखे शब्दों पर गौर करना चाहिए। तो आज इससे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का जिक्र किया जाए उससे पहले हमें लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो राइटिंग एंड स्पीचेस जिसका जिक्र हर जगह होता है, आज उसका जिक्र इसलिए करने की जरूरत है कि पहले खुद बाबा साहब अंबेडकर संविधान को लेकर क्या सोच रहे थे यह साफ हो जाए। राइटिंग एंड स्पीचेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का खंड है 13, पेज नंबर है 1216, 1216वां पेज, 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में दिया गया आखिरी भाषण। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम सिद्धांत स्वीकार करेंगे कि एक आदमी का एक वोट होता है और एक वोट का एक ही मूल्य होता है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम यह सिद्धांत नकारते रहेंगे कि एक आदमी का एक ही मूल्य होता है। कब तक हम अंतर्विरोधों का यह जीवन बिताते रहेंगे, कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे। बहुत दिनों तक हम इसे नकारते रहे तो ऐसा हम राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें इस अंतर्विरोध को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग इस असमानता से उत्पीड़ित हैं वे इस समानता को लेकर अपने परिश्रम से बनाए हुए राजनीतिक लोकतंत्र के भवन को ध्वस्त कर देंगे। यानी जो मेहनत के साथ संविधान बनाया गया और संसद को लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया, उस संविधान को तैयार करते वक्त चेताते हैं बाबा साहब अंबेडकर, चेत जाइए अन्यथा इसे
ध्वस्त कर देगा वो तबका जो असमानता से उत्पीड़ित है। मौजूदा वक्त की राजनीति भी उसी रास्ते चल पड़ी है। राहुल गांधी ने आज खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया, जिस तरीके से एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने काट लिया था, उसके हुनर को छीन लिया था, उसी तर्ज पर मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता इस देश में हर उस श्रम करने वाले का अंगूठा काट रही है। और जिस संविधान को सावरकर नकारते थे, वो सावरकर मनुस्मृति का जिक्र करते थे, और मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए वही सबसे बड़ा संविधान और विधान है। इसका खुले तौर पर पार्लियामेंट में जिक्र इस तरीके से होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब यह कहते हैं कि 1951 में पहली बार अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नेहरू ने किया, संविधान के 25 बरस हुए तो इस देश में आपातकाल थोप दिया गया, और एक के बाद एक राज्यों में लगने वाले राज्यपाल की शासन व्यवस्था से लेकर 2013 में राहुल गांधी ने जो मनमोहन सिंह की कैबिनेट थी उसके फैसले को फाड़ा, सार्वजनिक तौर पर उस कागज को फाड़ा। इन तमाम बातों से निकलते हुए क्या वाकई जनता के भीतर यह सवाल आ सकता है कि संविधान को ढाल कौन बना रहा है? लोकतंत्र के मंदिर में जो आपस में सत्ता और विपक्ष टकरा रहे हैं, इसमें जनता है कहां पर? तो ऐसे में बाबा साहब अंबेडकर को एक बार फिर याद कीजिए। इसलिए याद कीजिए क्योंकि उन्होंने खंड 13 जो राइटिंग एंड स्पीचेस है बाबा साहब अंबेडकर के नाम के, उसके पेज नंबर 8 पे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में संविधान के बारे में अपना प्रस्ताव पेश किया था, और उस प्रस्ताव की खुली आलोचना अंबेडकर ने की। और इस किताब में उन्होंने लिखा था कि मैं आशा करता था कोई ऐसा प्रावधान होगा जिससे राज सत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप दे सके। उस दृष्टिकोण से मैं आशा करता था कि यह प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो और इसके लिए उद्योग धंधों और भूमि का राष्ट्रीयकरण हो। उसके बाद पेज नंबर 9 में वो लिखते हैं कि जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वह ऐसा कर भी पाएगी। राहुल गांधी का भाषण और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, इस भाषण के अक्स तले दो बातें उभरकर सामने खुले तौर पर आती है। संविधान और लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस की सत्ता ने इस देश को धोखा दिया। यही बात राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर कहते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनके अंगूठों को काट रहे हैं। यानी निशाने पर यह देश के नागरिक हैं जिसके लिए संविधान है, वी द पीपुल, और उसी के दायरे में एक दूसरे के सामने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले को शुरू करने के लिए हमें लगता है आज पहली बार पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच है। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution.
He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. मनुस्मृति का जिक्र कई मौकों पर बीजेपी के नेताओं ने किया है, कई मौकों पर आरएसएस ने किया है, लेकिन जो नहीं जानते हैं कि उस मनुस्मृति के भीतर मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री और उस कालखंड में चले जाइएगा तो देश का राजा, उसको लेकर क्या लिखा गया, हमें लगता है 4 लाइनों के आश्रय आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मनुस्मृति में राजा को ईश्वर से उत्पन्न बताया गया है। लिखा हुआ है कि राजा ईश्वर से उत्पन्न है, अतः उसका अपमान नहीं हो सकता। राजा से द्वेष करने का अर्थ है कि स्वयं को विनाश की ओर ले जाना। मनुस्मृति में यहां तक लिखा हुआ है कि राजा में अनेक देवता प्रवेश करते हैं, अतः वह स्वयं एक देवता बन जाता है। हो सकता है आपके जहन में मनुस्मृति के ये शब्द, जब प्रधानमंत्री खुद को बायोलॉजिकल मान नहीं रहे थे तो ये शब्द इस दौर में गूंजने लगे। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे हाथ में राहुल गांधी के संविधान था और उस संविधान में समानता का जिक्र जो बाबा साहब अंबेडकर को लगता था उस तर्ज पर तो नहीं किया गया, जिस वजह से सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां इस देश में बहुसंख्य नागरिकों की बद से बदतर होती चली गई। और कई मौकों पर बाबा साहब अंबेडकर जिक्र किया करते थे जब उस दौर के नेता, खास तौर से कांग्रेस, जब अंग्रेजों से आजादी को लेकर संवाद और बातचीत चल रही थी, उस समय वो क्या सोचते थे हम इसको भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह भी समझिए कि संविधान 75 बरस के बाद संविधान में लिखे शब्दों के आश्रय इस देश में हाशिए पर जो तबका है, वो दलित है, वो आदिवासी है, वो पिछड़ा तबका है, वो माइनॉरिटीज है, वो महिलाएं हैं, उन सभी को लेकर या गरीबों को लेकर जिन बातों का जिक्र मौजूदा वक्त में राजनीति विपक्ष कर रहा है, उसके दायरे में मौजूदा राजनीतिक सत्ता खुल कर आती है कि वह अपने लिए, अपने अनुकूल और शायद अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस अवस्था में देश को ले जा चुकी है, उसको अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप देखना चाहते हैं तो शायद उत्पादन सबसे कम है, नौकरियां सबसे कम है, पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन के बावजूद भी रोजगार दे पाने की स्थिति में यह देश नहीं है। जो मजदूरी लोगों को मिलती है उस अनुकूल देश में वह रह पाने की स्थिति में सरकार द्वारा दिए गए अनाज पर उन्हें निर्भर होना पड़ता है। किसानों की स्थिति और भी बदतर है, लागत मिल नहीं पाता है तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र कौन करे। एक तरफ नीतियां बनती चली जाती हैं और दूसरी तरफ मुश्किल हालात बढ़ते चले जाते हैं। ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? लेकिन जिक्र तो संविधान का है और संविधान के आश्रय एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने का है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर, जब संविधान के 25 बरस हुए, उस दौर को याद करते हुए यह भी बताया कि जब 50 बरस हुए थे तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्सव मनाया था इस देश में संविधान को लेकर, और आज जब 75 बरस का जिक्र हो रहा है तो हम भी उत्सव ही मना रहे हैं। लेकिन जब 25 बरस हुए थे तब इस देश में आपातकाल थोप दिया गया था, तब इंदिरा गांधी की सत्ता थी। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। संविधान की धज्जियां सिर्फ इमरजेंसी के जरिए नहीं उड़ी।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, इंदिरा गांधी के बाद इस देश में राजीव गांधी की सत्ता थी और उस दौर में फैसला सुप्रीम कोर्ट का शहवानों केस को लेकर था, उसको भी पलट दिया गया और संविधान एक झटके में तार तार हो गया। उसके आगे संवैधानिक परिस्थितियां इस देश में गवर्नेंस के तौर पर कैसे चलती है, यह उन्होंने सोनिया गांधी को कटघरे में यह कहकर खड़ा किया, मनमोहन सिंह की सरकार और सरकार से ऊपर सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, यानी सरकार भी जवाबदेह रहेगी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जिक्र किया, मुझसे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है और सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है, यानी सरकार पहली बार पार्टी के प्रति जवाबदेह होगी। इसका जिक्र खुले तौर पर मनमोहन सिंह के काल में सोनिया गांधी को कटघरे में खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और उसी तारतम्य में उन्होंने बताया किस तरीके से कैबिनेट का निर्णय, जो कि संविधान के तहत प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट बनाता है और उस कैबिनेट के आश्रय फैसले लिए जाते हैं, उस फैसले को कोई सांसद अगर यह कहकर फाड़ दे कि यह ठीक नहीं है, तो फिर संविधान का पालन करने की स्थिति में वो कहां पर है, यह निशाना राहुल गांधी पर था। लेकिन बात तो उससे और पहले चली गई जब नेहरू का भी जिक्र खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया, यानी एक ऐसी लकीर नेहरू गांधी परिवार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को ही ढाल बना लिया, यानी जिस संविधान के हनन का आरोप मौजूदा वक्त में विपक्ष या राहुल गांधी खुले तौर पर लगाते हैं, उसी को ढाल बना लिया। और साफ तौर पर नजर आ रहा था किस तरीके से आज वो सोच कर आए थे, हर उस पुराने दस्तावेज के आश्रय पन्नों को खोलने की जरूरत है और शायद वो पन्ना खोलते चले गए, इसीलिए नेहरू भी उनके निशाने पर थे। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि इस दौर में संविधान को लेकर, खास तौर से लोकसभा चुनाव के वक्त जो आरोप बीजेपी पर लग रहे थे, या आरोप ना कहें बल्कि बाकायदा बीजेपी के सांसदों ने और संगठन से जुड़े लोगों ने कहा था 400 सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अलग अलग जगहों से अलग अलग वीडियो उस दौर में बाखूबी निकल कर आए और शायद यही वो सवाल था जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने संविधान को ही ढाल बनाकर देने की कोशिश की। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है, क्या वाकई संविधान इस दौर में जिस आधार पर राहुल गांधी ने राजनीतिक तौर पर राजनीतिक मुद्दे में तब्दील कर दिया, उससे बीजेपी और मौजूदा मोदी सत्ता सकपका गई और ढाल के तौर पर संविधान को बनाना ही उनकी मजबूरी हो गई? क्योंकि इस दौर में संविधान में जिन बातों का जिक्र है, वो तमाम जिक्र राजनीतिक सत्ता की ताकत के आगे कितने कमजोर हो चुके हैं, यह भी किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। संविधान इस देश में चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति लाता है, जिससे कोई प्रधानमंत्री तानाशाह ना हो जाए। और शायद इसीलिए आर्थिक पक्ष में अपराध हो रहा है तो उसके लिए एक लंबी कतार इस देश में है जांच एजेंसियों की, जो प्रीमियर जांच एजेंसी है। लेकिन क्या कोई कह सकता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, डीआरआई, कोई कह सकता है कि सत्ता के खिलाफ उसने कोई पहल की हो? सत्ता के खिलाफ दस्तावेज के तौर पर भी जो सीएजी रिपोर्ट देती है, उसने भी रिपोर्ट देना बंद कर दिया। प्रीमियर एजेंसियों ने काम करना बंद कर दिया और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने जैसा चाहा, जिस रूप में चाहा, उसको सामने रखा और मीडिया ने उसी तौर पर
हर को बताना शुरू कर दिया कि देखिए यही इस देश का सच है। राहुल गांधी ने आज इसी प्रक्रिया को पकड़ने की कोशिश की और राजनीतिक तौर पर उन्होंने आज एक ऐसे उदाहरण के साथ परिस्थितियों को रखा जो शायद आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामाजिक परिस्थितियों को कैसे पटरी पर ला पाएगी, यह एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि राजनीतिक सत्ता अपने लिए और खास तौर से अपने आप को बनाए रखने के लिए जब सब कुछ जो भी संवैधानिक पिलर इस देश में बचे हुए हैं उनको अगर सत्ता का पिलर बना लिया तो फिर बचेगा क्या। और इसीलिए राहुल गांधी का जिक्र कॉरपोरेट पर सीधा हमला, इस देश में हुनरमंद लोगों को हुनर के साथ रोजगार ना दे पाने की स्थितियां, इस देश की आर्थिक सामाजिक विपन्नता के बीच जी रहा बहुसंख्यक तबका, दरअसल यही वो बड़ा हिस्सा देश का वोट बैंक भी है और उसके भीतर एक जागरूकता भी आई है। इसीलिए संसद के भीतर पहली बार खुले तौर पर राहुल गांधी ये कहने से हिचके नहीं कि दरअसल लोगों को मौका ना देना और लोगों से मौका ही छीन कर उसको कॉरपोरेट और पैसे वालों के हवाले कर देना, यह शायद सीधे तौर पर सत्ता को कटघरे में खड़ा करता है। जैसे जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। असल में राहुल गांधी का भाषण उस एहसास को जगाने की कोशिश लगातार कर रहा था जो एहसास इस देश के आम लोगों में मर चुका है, या कहें आम लोग इससे अनभिज्ञ हो चुके हैं। क्योंकि चारों तरफ से इस देश के भीतर में लोकतंत्र का हर पिलर सत्ता का हो गया है, तो जानकारी जनता तक पहुंचती नहीं है और जनता सरकार के हर उस फलसफे में खोती चली जाती है जहां पर वह एक देश एक टैक्स का जिक्र करती है, एक देश एक राशन कार्ड का जिक्र करती है, एक देश एक आयुष्मान कार्ड का जिक्र करती है, डिजिटल इंडिया को उसमें खोजना चाहती है। और इन परिस्थितियों के भीतर एक देश एक चुनाव तक भी वो आकर खड़ी हो चुकी है। यानी लोकतांत्रिक परिस्थितियों के भीतर रोजगार से लेकर चुनाव तक और जो भी कमाई है उसके आश्रय इस देश की अर्थनीति को देखने की कोशिश कोई ना करे। इसको अलग अलग खाके में मौजूदा राजनीतिक सत्ता अगर इसे अपनी उपलब्धि बताती है तो जनता से कोई तो सवाल करेगा कि क्या वाकई उसके अनुकूल स्थिति है। लेकिन जनता तक सवाल ना जाएगा, ना जनता से कोई सवाल पूछेगा। इसीलिए शायद संविधान का जिक्र हो या फिर लोकतंत्र के मंदिर संसद का जिक्र हो, लोगों के भीतर एक बेरुखी इस दौर में जरूर आ चुकी है। और इस बेरुखी के पीछे हमें लगता है बहुत दूर जाने का जिक्र नहीं करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर के ही राइटिंग एंड स्पीचेस का जो खंड 10 है उसके पेज नंबर 107 में वह संविधान बनने से पहले की परिस्थिति का जिक्र कर रहे हैं और संविधान बनने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक आजादी नहीं होगी, जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है कि आप एक व्यक्ति एक वोट के आश्रय चलते चले जाएं। क्योंकि यहां पर जो ताकतवर है वो कमजोर को कितना दबा सकता है इसका खुले तौर पर इस लोकतंत्र के भीतर इसका आह्वान किया गया है। हम जो जिक्र कर रहे हैं ये 1943 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर उसका एक बड़ी सभा हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत
संसदीय लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से बातचीत कर रहा है, पर जरूरत है कि कोई वाकई साहस दिखाए और कहे कि संसदीय लोकतंत्र से सावधान। जरा कल्पना कीजिए, 1943 में कह रहे हैं संविधान बनने के बाद चिता रहे हैं, और जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने कहा संसदीय लोकतंत्र से सावधान। यह उतना बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है जितना दिखाई देता है। और उसके बाद उन्होंने लिखा, जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, कि संसदीय लोकतंत्र इसलिए असफल दुनिया के कई देशों में हो रहा है कि वह आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति और सुख शांति का जीवन सुनिश्चित नहीं कर सका। समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। बहुत साफ तौर पर लिखा कि शाहजोर को मौका और कमजोर को वो ठगता रहे, ऐसी व्यवस्था की गई। गरीबों के प्रति आर्थिक अन्याय बढ़ता रहा। जो पद दलित और संपत्तिहीन वर्ग थे उनके विरुद्ध यह आर्थिक अन्याय होता रहा। जहां सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र ना हो वहां राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो नहीं सकता है। और राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो नहीं सकता है, इसकी तस्वीर कल राज्यसभा में नजर आई थी, जो कि ऊपरी सदन है। जरा कल्पना कीजिए, 82 बरस के मल्लिकार्जुन खड़गे और 73 बरस के जगदीप धनखड़, जो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। मौका तो आज का था, लेकिन जब राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला का जिक्र जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, असमानता के शिकार हैं, उनके भीतर का गुस्सा इस राजनीतिक और लोकतंत्र के मंदिर को भी ध्वस्त कर सकता है, तो हमें लगता है कल का वो हिस्सा बहुत छोटा सा आपको जरूर सुनाना चाहिए। दो बुजुर्ग, एक कहता है मैं किसान का बेटा, दूसरा दलित है और वो कहता है मैं मजदूर का बेटा। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कष्ट सहना, आपसे भी ज्यादा मैं कष्ट सहना हूं। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। सवाल 3 ही है। पहला सवाल तो यह है कि लोकतंत्र का मंदिर क्या वाकई लोकतंत्र को जीता है, और अगर वो नहीं जीता है तो क्या इस देश की संसद के जरिए इस देश के लोगों के भीतर यह महसूस हो सकता है कि वह लोकतंत्र में खुली सांस ले रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या वाकई जिस बात का जिक्र आर्थिक समानता का बाबा साहब अंबेडकर लगातार करते रहे, अगर वो आर्थिक समानता इस देश के भीतर नहीं आएगी तो राजनीतिक तौर पर मुद्दा बनकर कभी गरीबी हटाओ के नारे तले, कभी जाति जनगणना के जरिए, कभी प्रधानमंत्री के एक देश और डिजिटल इंडिया के जरिए, या फिर अपनी सत्ता को बरकरार रखने के आश्रय इस देश की जनता को ही हाशिए पर सत्ताएं ढकेल तो नहीं दे रही है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जिस संविधान के अक्ष तले लोकतंत्र का मंदिर संविधान को याद कर रहा है, इस देश की जनता को इन सत्ताधारियों से सिर्फ आग्रह करना चाहिए, वो एक बार संविधान पढ़ लें और जब जब सत्ता में आए तो पूरे संविधान का पाठ इस देश में होना चाहिए। तब समझ में आएगा, अगर वह राष्ट्रीय पुस्तिका में संविधान को तब्दील कर दिया जाए तब वो जनता भी समझ पाएगी कि दरअसल ये राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ सत्ताधारियों की आपस की चोंचले भर तो नहीं है, जिसके जरिए वो संविधान को ढाल बनाते हैं और लोकतंत्र के मंदिर के आश्रय अपनी जीत हार को तय करते हैं, निशाना साधते हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं और जनता सिर्फ ठगे रूप में देखती रह जाती है। सच तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।